जय हिंद दोस्तों आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि इस नव वर्ष में आपने कुछ रेजोल्यूशन लिए होंगे, कुछ प्रण लिए होंगे और उम्मीद है कि उन प्रण को आप पूरा करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10, 12, 15 दिन आप अपने द्वारा लिए गए रेजोल्यूशन को निभाएं और उसके बाद धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएं। उम्मीद है कि आप आखिरी दम तक, जब तक कि आप जिस उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए हैं या इस दुनिया में जी रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर, वो उद्देश्य आप पूरा करके ही दम लेंगे। और हमें इस बात की खुशी है कि हम थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आप सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ योगदान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेट, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, इन 3 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूँ तो वो टॉपिक हर वनडे एग्ज़ाम और सिविल सर्विस तक के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन स्पेशली टेट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो टॉपिक है पर्यावरण का। आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में पर्यावरण आता है और पर्यावरण एक महत्वपूर्ण भाग होता जा रहा है, जो हम पिछले 4, 6, 8, 10 सालों में देख रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक एनवायरनमेंट है उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। उस एनवायरनमेंट के टॉपिक की जब शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बस एक चीज़ पे गौर करना है कि किस तरीके से हम सीक्वेंस बना रहे हैं। उस सीक्वेंस को आपको अपने मन में रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि आप एक दिन नदियाँ पढ़ रहे हैं, एक दिन पहाड़ पढ़ रहे हैं, एक दिन आपने स्थल मंडल पढ़ लिया तो एक दिन जल मंडल पढ़ लिया, एक दिन आपने पारिस्थितिकी देख ली, एक दिन आपने कुछ और एनवायरनमेंट का कोई और भाग देख लिया। आपको एक सीक्वेंस बना के मैं दूंगा, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे आप। तो हम शुरू करने वाले हैं आज ये नया टॉपिक पर्यावरण। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक पर्यावरण। ये बात मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ कि पर्यावरण का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये टॉपिक का एक उद्देश्य ये है, बड़ा उद्देश्य, कि ये मैं आपको बता पाऊँ कि पर्यावरण आपको पढ़ना कैसे है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये उम्मीद ना रखें कि मैं पर्यावरण में कुछ बहुत ज़्यादा आपको लिखवाने वाला हूँ या बहुत ज़्यादा आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक प्रमोशनल वीडियो के तौर पे है कि आपको ये बताने के लिए कि आपको पर्यावरण को पढ़ना कैसे है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और किस तरीके से आपको उसे देखना है। तो सबसे पहले आप देखिए, पर्यावरण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पर्यावरण जो शब्द है वो, उसे इंग्लिश में कहते हैं एनवायरनमेंट, और वो एनवायरोनेट से निकला है, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। और फ्रेंच भाषा के शब्द का मतलब होता है पड़ोस। तो पड़ोस का मतलब ये सिंपल सा है कि पड़ोस आपके चारों ओर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो आपके चारों तरफ आपको जो प्रभावित करती हैं, वो सारी चीज़ें आपके पड़ोस में हैं और वो सब चीज़ें पर्यावरण का भाग हैं। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपका नाम गौरव है, जैसे मेरा नाम गौरव है, तो मेरे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, वही क्या है, मेरा पर्यावरण है। जैसे क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन पे भी देखते जाइए कि स्क्रीन पे भी लिख के आ रहा होगा कि मेरे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज़ है मेरे आसपास, वो है प्राकृतिक चीज़ें। तो वो प्राकृतिक चीज़ें आप जानते हैं कौन कौन सी हैं। वो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, ये सब चीज़ें मेरे आसपास हैं। और बहुत सारा सजीव है मेरे आसपास, जीव जंतु है मेरे आसपास, जैसे उदाहरण के तौर पर कि कुत्ता, बिल्ली है ना, ये पेड़ पौधे, ये सब हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे जैव मंडल। तो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये सब प्राकृतिक चीज़ें मेरे आसपास हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता, तो आप ऐसे ध्यान कर सकते हैं कि भाई एक प्राकृतिक चीज़ें हैं मेरे आसपास जो मैंने आपको अभी बोल के बताई। फिर दूसरी चीज़ें हैं वो है मानव के द्वारा, या जो मानव है मेरे आसपास, उसका जो धर्म है, उसकी जो परंपराएं हैं, उसकी जो संस्कृति है। तो वो सारी चीज़ें जो मानव ने बनाई हैं, जो अमूर्त रूप से बनाई हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस हम जानते हैं, हम उससे सीखते हैं, धर्म से, संस्कृति से, रीति रिवाजों से, परंपराओं से। वो सब क्या है, मानव के पर्यावरण का एक भाग है। तीसरी चीज़ है वो है मानव, वो भी मानव निर्मित है और वो मूर्त रूप में है, यानी कि जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सड़कें हैं, पुल हैं, पार्क हैं, है ना, अस्पताल हैं, शिक्षालय हैं, बहुत सारे, और बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, ये सब चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, मानव निर्मित हैं, जो मूर्त रूप में हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम पर्यावरण का एक बड़ा भाग मानते हैं। तो आप देखिए, इन तीनों चीज़ों को आप कह सकते हैं, इन तीनों चीज़ों से के साथ जो मेरी, यानी कि जो मैंने लिखा है ये जी, यानी कि गौरव, इसकी जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं कि आप जो हैं, या मैं जो इन सब के साथ जो परस्पर क्रिया करता हूँ, वही क्या है, वो पर्यावरण है।
या ऐसे कह सकते हो पर्यावरण इस बात को दर्शाता है कि मैं और मेरे आसपास ये जो मेरा पड़ोस है इसके साथ जो भी क्रिया है, जो भी अंतर संबंध है, वो सभी क्या है, पर्यावरण का भाग है। लेकिन ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा एक तरीके से हमने और आपने मतलब मिलके अभी तैयार की है, समझने के लिए आसान भाषा में, किताबी नहीं है। और किताबी जो भाषा है वो किताबी भाषा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि वो किताबी भाषा सरकार के द्वारा तय की गई है। तो सरकारी भाषा है इसलिए ज़रूरी है, गवर्नमेंटल है, किसी किताब से नहीं लिया हमने ये परिभाषा, ये गवर्नमेंट की परिभाषा है जो कि गवर्नमेंट ने एक कानून पास करके बनाई है। और वो कानून था पर्यावरण अधिनियम। और ये पर्यावरण अधिनियम जो आया है, ये पर्यावरण अधिनियम आया है 1986 में। तो पर्यावरण अधिनियम 1986 कहता है ये बात, आप देखिए स्क्रीन पे, कि कहता है ये बात कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को दर्शाता है। आप ऐसे देखो दोबारा, और भी थोड़ी सी कठिन, मुझे तो कठिन सी परिभाषा लगती है, वरना आप ऐसे कह सकते हैं कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर भौतिक, है ना, जितनी भौतिक चीज़ें, भौतिक का मतलब स्थल मंडल है, जल मंडल है, जैव मंडल है, ये सारी चीज़ें, तो सारी ये चीज़ें जो भौतिक हैं, भौतिक व जैविक दशाएं, तो जैविक दशाओं के साथ जो अंतःक्रिया है उसको दर्शाता है क्या, ये पर्यावरण, जिसे हम पर्यावरण बोल रहे हैं। तो ये जो परिभाषा जो स्क्रीन पे लिख के आई थी, ये सरकार के द्वारा डिफाइन की गई है। तो इस परिभाषा के आधार पर अगर हम देखें तो हम पर्यावरण में अब आगे बढ़ सकते हैं। देखो आपको अब सीक्वेंस बनाना है ना, पर्यावरण में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो इस परिभाषा में आपने दो चीज़ें देखी, एक तो देखी आपने भौतिक और एक देखी जैविक दशाएं। तो जैविक दशाओं वाली बात को तो हम किस में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी में, जब पारिस्थितिकी वाला टॉपिक करेंगे तब। अब इसमें एक भौतिक शब्द आया, उस भौतिक के आधार पर आप ऐसे कर सकते हैं कि भौतिक में क्या आता है, तो आप कहेंगे भौतिक चीज़ें क्या हैं, तो हम कहेंगे स्थल मंडल है ना, जल मंडल है और वायुमंडल है, यही चीज़ें हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में, भौतिक में आती हैं। तो आप ज्योग्राफी का भी एक बड़ा पार्ट इससे ख़त्म कर लेंगे, और फिर स्थल मंडल निपटाते निपटाते सारे महाद्वीप, उन पर बहुत सारे नदियाँ, पहाड़, रेगिस्तान, ये सब खत्म कर देंगे। और फिर वायुमंडल और जल मंडल तो स्थल मंडल के साथ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं उसमें आपको बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी झीलें, ये सब बता दूंगा। तो बहुत आसानी से हो सकता है ये। इसमें देखो, जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब कोई आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कई बार तो ऐसा होता है कि आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया और आपको यही नहीं पता चला कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, अंत कहाँ हो गया और बीच का हिस्सा कहाँ था। ये जरूरी है कि आप एक सीक्वेंस जरूर बनाएं। आपके मन में रहना चाहिए कि पर्यावरण पढ़ा था, पर्यावरण में भौतिक की बात हुई थी, भौतिक में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल ऐसे पढ़ा था हमने। और उसके बाद फिर पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा था, उसमें हमने उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन कर्ता पढ़े थे। तो जब ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, जहन में रहेंगी हर समय, तो फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद आती जाएंगी। ये एक तरीका होता है ना, पढ़ने का। तो फिर अब इसे आप शुरू करेंगे, इसमें आप स्थल मंडल पढ़ लेंगे हम, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो पर्यावरण को एक पार्ट तो इधर लेके चलते हैं, है ना। क्लास में बता रहा हूँ, जो ऑफलाइन क्लास है हमारी, ऑफलाइन क्लास में बता दूं आपको कि ऑफलाइन क्लास 1 बजे सुपर टेट की क्लास मिल जाएगी आपको, 2 बजे आपको एनटीपीसी और सीजीएल और ये जो वनडे एग्जाम वाली क्लास है वो मिलेगी, 3 बजे जो है वो हमारी क्लास होती है टेट की, जो 3 दिन चलती है। टेट में मतलब जो पर्यावरण वाला हिस्सा है वो, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई सुपर टेट की क्लास अलग से भी लेना चाहे तो वो भी ले सकता है ना, सिर्फ जीएस के लिए सिर्फ, और सिविल सर्विस के लिए भी कोई क्लास लेना चाहे तो वो ले सकता है। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी ये वीडियो तो समय समय पर मुझे अपनी भड़ास निकालनी होती है तो बना लेता हूँ, है ना, जिससे कि आपके साथ कुछ कनेक्ट करना हो, कि जो बच्चे कहीं और कोचिंग में फंसे हुए हैं, कहीं और रहते हैं, वो इतनी दूर मेरे पास नहीं आ सकते, तो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं सिर्फ, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा देखो आप, अब हम बात करें ना कि पर्यावरण की हमने बात की, तो पर्यावरण को तो ऐसे डिटेल करेंगे, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक उठा लेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा इसमें भी। और उसके बाद फिर पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है उसे देखिए आप। फिर पारिस्थितिकी तंत्र को भी फिर डिटेल करेंगे। बस 2 काम करने हैं, एक तरफ पारिस्थितिकी तंत्र डिटेल करना है और एक तरफ पर्यावरण का ये टॉपिक डिटेल करना है। तो आप देखिए पूरा का पूरा आपका एनवायरनमेंट वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, है ना। जो भी आपके टेट में आता है वो सब उसमें सिमट जाएगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, कुछ भी अलग से दुनिया भर की चीज़ें जो लिखाई जाती हैं, है ना, नोट्स बनवाए जाते हैं, वो सब नहीं करना पड़ेगा। तो देखो पारिस्थितिकी
ये जो पारिस्थितिकी वाला टॉपिक है, इसमें देखो क्या होता है कि पारिस्थितिकी जो शब्द है वो बहुत पहले एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने ये शब्द दिया पहली बार, और इन्होंने इसकी परिभाषा भी दी थी अर्नेस्ट हैकल ने, है ना। स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आपकी परिभाषा क्या है। तो अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी के बारे में बताया था कि जो पारिस्थितिकी जो शब्द है, जिसे हम इंग्लिश में इकोलॉजी कह रहे हैं, ये इकोलॉजी शब्द है। दरअसल ये इकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ग्रीक शब्द हैं। एक को हम कहते हैं ओइकास। ओइकास, ओइकास का मतलब होता है हाउस, यानी कि घर, है ना। ओइकास का मतलब यहां पर क्या है, घर यानी कि हाउस। और दूसरा शब्द है लोगोस, और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी यानी कि अध्ययन। तो ओइकास और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है क्या, इकोलॉजी, है ना। स्टडी, इसका मतलब स्टडी हो गया, और इसका मतलब अध्ययन है हिंदी में। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना, बहुत सिंपल, कि भाई किसी के घर का अध्ययन करने का जो मतलब है वो क्या है, इकोलॉजी है। आप इसे परिभाषा के तौर पे देखिए, जो किताबी परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग हम बोले तो आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं ना कि भाई वातावरण, जो वातावरण है, आसपास की जो चीज़ें हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, कुछ भी है, मतलब आपका जो घर है उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, उसके साथ जीव समुदाय यानी कि हमारा पारस्परिक जो अंतःक्रिया है, जो संबंध है, उसे हम किस में, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, इकोलॉजी में करते हैं। तो सीधी बात है कि इनके बारे में पता करना कि भाई हमारा स्थल मंडल के साथ हमारा कैसा कनेक्शन है ना। नदियाँ, पहाड़, रेगिस्तान, ये सब हमारे ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, क्या है इनमें, क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग किस तरीके से, कोई ध्रुवीय क्षेत्र में कोई रहता है, कोई जीव जंतु, कोई व्यक्ति या कोई जीव जंतु विषुवत रेखा पे रहता है, तो उसमें क्या फर्क है। तो ये सबका अध्ययन हम कर रहे हैं, और यही क्या है, इकोलॉजी है। तो इसलिए अब इकोलॉजी में आप क्या करेंगे, देखिए इकोलॉजी में यानी कि ये जो पारिस्थितिकी है, इसके दो घटक हैं मेन, है ना। पारिस्थितिकी यानी कि इसके इकोलॉजी के दो घटक हैं, और इकोलॉजी के जो दो घटक हैं वो क्या है, एक तो है बायोटिक, है ना, एक तो है बायोटिक जिसे आप जीवीय घटक कह सकते हैं, और एक है एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब है अजीवीय। बायोटिक वाले में तीन चीजें हैं मेन जो आती हैं, जिसे हम कहते हैं, एक को कहते हैं उत्पादक, फिर है उपभोक्ता, और फिर है अपघटनकर्ता। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, ये तीनों चीजें आती हैं किसमें, बायोटिक में। और एबायोटिक में देखो फिर तीन चीजें, कि अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और कुछ भौतिक पदार्थ। तो अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर जल है, लवण है, गैसें हैं, ये सब अकार्बनिक पदार्थ हैं। और कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हाँ, तो भौतिक पदार्थ तो रह गए। भौतिक पदार्थ में क्या है, जैसे प्रकाश है, जैसे ताप है, सूर्य तप जिसे कहते हैं वो है। तो ये सब क्या है, इसे हम कह सकते हैं कि ये भौतिक पदार्थ है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये दो भागों में डिवाइड है, क्या, बायोटिक और एबायोटिक। तो आप देखो इस बात को समझना कि मैं जो आपको ये वीडियो बना रहा हूँ वो बैक कैमरे से नहीं बल्कि फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, दरअसल मैं अपनी तरफ ही देख रहा हूँ। तो एक आदत बन जाती है कि वो सामने मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है तो मैं उसी चेहरे की तरफ देख रहा हूँ। इसलिए ये नहीं सोचना है, देखो यहाँ पे तो ये नहीं सोचना है कि मैं कहीं और देख रहा हूँ या और कहीं देख के पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बस ये है कि ये मेरे अपने से खुद से कनेक्शन है मेरा, क्योंकि ये फ्रंट कैमरे की वजह से ऐसा हो जाता है। वैसे और वीडियो में आपने देखा होगा मैं कैमरे की तरफ ही देख रहा हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये वीडियो फ्रंट कैमरे से बनाया जाए, इसलिए ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो इसमें जो मैंने आपको बायोटिक बताया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, अब इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं आसानी से। और आप देखेंगे कैसे उत्पादक, उपभोक्ता किस तरीके से आपस में उनकी अंतःक्रिया होती है, किस तरीके से वो पिरामिड्स बनते हैं, उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये दो भागों में डिवाइड करके आप पर्यावरण का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर सकते हैं आसानी से। तो हमारा जो ये वीडियो है, भले ही काफ़ी छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, लेकिन आपको ये बताने के लिए कि आपको पर्यावरण का टॉपिक ऐसे खत्म करना है या पर्यावरण जो सब्जेक्ट है वो ऐसे खत्म करना है।
आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को क्या आगे और मैं इस पर्यावरण से संबंधित टॉपिक बनाऊं। जैसे मैं इससे आगे क्या कर सकता हूं कि मैं पर्यावरण में इसमें स्थल मंडल देख सकते हैं, और स्थल मंडल में हम सबसे पहले 7 महाद्वीपों को देखेंगे, और उन 7 महाद्वीपों में जो जो चीज़ें हैं जैसे नदियाँ, पहाड़, रेगिस्तान, झीलें, ये सब के बारे में तो वो देखेंगे। और उसमें सबसे पहला महाद्वीप देखेंगे दक्षिण अमेरिका। तो आप एक काम कर लीजिए, अगर आपको आगे वीडियो बनवाना है या आपको पढ़ना है तो आप दक्षिण अमेरिका वाला एक एटलस लीजिए, या पूरा एक एटलस लीजिए जिसमें दक्षिण अमेरिका भी होगा, अन्य महाद्वीप भी होंगे। फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप खोल के बैठिए आप। एक निश्चित दिन मैं आपको बता दूंगा कि इस दिन मैं कराऊंगा ये, उस दिन फिर मैं आपको यहाँ से बोलूँगा और आप आराम से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उस जगह को ढूंढते रहिए। मैं आपको अपने एटलस में ही बता दूंगा कि ये वाली चीज़ यहाँ पर है। एक बार आपको ये करना है, गारंटी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये कतई याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है ना, सलवास वन कहाँ पाए जाते हैं, पंपास घास के मैदान, टेट में कई बार क्वेश्चन आया है, पंपास घास के मैदान किस टाइप के हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। लेकिन करना यही है कि आपको जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक है, ज्योग्राफी के अंदर का जो शुद्ध ज्योग्राफी है वो वाला भाग, और जो एनवायरनमेंट का जो भाग है ज्योग्राफी का एक बड़ा हिस्सा, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये भी आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको ये समझ में आया होगा कि पर्यावरण को आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको पर्यावरण पे ध्यान देना है ना, ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आप जब स्थल मंडल पढ़ रहे होंगे ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि स्थल मंडल जब पढ़ रहे होंगे तो स्थल मंडल में वो नदियाँ, पहाड़, रेगिस्तान, झीलें तो होंगी होंगी, फिर जो पूरी तरह पारिस्थितिकी वाला जो भाग है या पर्यावरण का शुद्ध भाग है, शुद्ध पर्यावरण का भाग है, जैसे वायोम क्या होते हैं, है ना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, जैव विविधता के क्षेत्र क्या है, कुछ हॉट स्पॉट है, ये सब चीज़ें भी उसी में समाहित होती चली जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप पहले एक बेस क्लियर करें, बेसिक चीज़ें आप कर लें तब। देखिए क्लास तो आपकी चल ही रही है ऑफलाइन, जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन कम से कम इस वीडियो के माध्यम से कई चीज़ें और नई आपको समझ में आएंगी, समझ में आएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए इस वीडियो को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।